नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हम किस तरीके से सही करके आएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हो हम यहाँ पे गेन करते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो है वो हम कंप्लीट नॉलेज जो है वो एक क्लास के अंदर जो है वो फिनिश करते हैं, ताकि दोबारा उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो हमें पढ़ना नहीं पड़े। एक बार में ही हमने जो है वो कंप्लीट टॉपिक को जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसी कड़ी में जो है वो हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास में दोस्तों 309 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। ये क्लास जो है वो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि गायनिक के कुछ टॉपिक करवा दीजिए। हालांकि गायनिक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हमने सारे करवा दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि ये टॉपिक होना चाहिए तो वो आप बता सकते हो। जैसे पीपीएच है, एपीएच है, देन प्री एक्लेम्पसिया है, लेबर है, देन लाइव प्रेजेंटेशन है, देन एमसी एबनॉर्मलिटीज है, देन उसके बाद में हमारे पास में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनका अगर नाम भी लिया जाए तो प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज है। वो सारे ऑलमोस्ट जो है वो हमने करवा रखे हैं। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक लगता है तो आप कमेंट करके जो बता दीजिएगा। बाकी जितने इंपॉर्टेंट है वो हमने ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे भी जो है वो हम करते रहेंगे। अभी हमारे पास में बिल्कुल टाइम है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को हमने जो है वो इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत करते 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 हम जो है वो एंड स्टेज की तरफ जा रहे हैं। 309 नंबर की क्लासें आज के अंदर हम लेंगे। ऑलरेडी 308 क्लासें हमारे पास में हो चुकी है। सोचो 308 क्लासें जिस बच्चों ने रेगुलर लिए है तो उसके पास में तो एक पूरी बुकलेट जैसा तैयार हो जाएगा। 308 टॉपिक नर्सिंग के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भी जो है वो होते रहेंगे और पूरे जो है वो फिनिश होते रहेंगे। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को जो है वो पूरा करते हैं और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उनके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में किस प्रकार से कैसे कैसे जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर की बात करें तो हमारे पास में एक तो जो क्वेश्चन आंसर निकल के आता है इसमें इसके टाइप से, यानी कि हिस्टेक्टोमी क्या होता है। हिस्टेक्टोमी होता है रिमूवल ऑफ द यूट्रस किसी कारणवश, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे कार्सिनोमा की वजह से हो, या किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से जो है वो हमें यूट्रस को निकालना पड़े। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिस्टेक्टोमी। अब वो यूट्रस में हम निकालेंगे तो यूट्रस का कितना पार्ट निकाला जाता है, कितने साइज में, जैसे जैसे हमारे पास में टाइम आएंगे, कंप्लीट यूट्रस, देन रेडिकल, देन उसके बाद में हमारे पास में सर्वाइकल। तो इस तरीके से तो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके टाइप से, जो हिस्टेक्टोमी करते हैं वो उसके टाइप से। सेकेंड एक क्वेश्चन आता है इसमें से जो है वो इसके कोजेज क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में जो है हम हिस्टेक्टोमी करते हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे जो है वो हमारे पास में लिमिटेशन आती है कि हमारे पास में ये चीज़ें करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें। देन इसके बाद में क्वेश्चन आता है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट पे भी क्या क्या सावधानी जो है वो हमें ध्यान रखनी है। जैसे मान के चलिए किसी को फैमिली कंप्लीट ही नहीं है, यूट्रस सीवियर है, और आपको जो है वो बिना इन्फॉर्मेशन के किसी ने गलती से हिस्टेक्टोमी का जो है वो एडवाइस कर दिया, किया नहीं है, एडवाइस कर दिया, तो इमीडिएटली आपको ध्यान में रखना है कि यूट्रस तभी निकालना होता है जब एटलीस्ट फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो हम इसको प्लान करते हैं कि हमें सिर्फ यूट्रस निकालने से ही काम चल जाएगा, या यूट्रस के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब वगैरह भी जो है वो निकालनी पड़ेगी, या फिर उसके आसपास के टिश्यू भी निकालने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें इस तरीके से इसके ईटियोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसके टाइप से तो 100% क्वेश्चन आते हैं। टाइप से तो आपको डेफिनेशन दे के भी जो पूछा जा सकता है। देन आपसे पूछते हैं रेडिकल हिस्टेक्टोमी में क्या किया जाता है, कंप्लीट हिस्टेक्टोमी में क्या किया जाता है, तो इस तरीके से भी जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इमेज बेस पे भी जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जहाँ जहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो सारी चीज़ों को हम लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन की, कि हिस्टेक्टोमी जो है वो हमारे पास में क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी वर्ड के पीछे एक होता है टोमी, एक होता है एक्टोमी। ये टर्मिनोलॉजी भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखी है। जो भी सर्जरी के हैं, सर्जरी की जितनी भी क्लासें हैं, जैसे इंसिजन कहाँ कहाँ लगाते हैं वो भी मैंने करवा रखा है। जो हमारे पास में सूचर मटेरियल यूज करते हैं वो कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से जो है वो एब्जॉर्बल नॉन एब्जॉर्बल, इनके बारे में भी जो है वो मैंने बता रखा है। इसी तरीके से जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे ओटोमी है,
एक्टोमी है, वो भी सारी चीज़ें मैंने जो है वो करवा रखी है। तो जैसे हमारे पास में कोई भी वर्ड को समझना है तो उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके डिवाइडेशन से। तो पहली चीज़ आगे देखो यहाँ पे हो गई हिस्टेरेक्टोमी। अब हिस्टेरेक्टोमी जो है वो हमारे पास में दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किस किस चीज़ से, इसको देखिए। एक होता है हमारे पास में, इसको हम कहें तो एक होता है हमारे पास में हिस्टेरेक्ट और एक होता है ऑक्टोमी। ठीक है, तो हिस्टेरेक्ट का मतलब हो गया हमारे पास में यूट्रस। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया यूट्रस। और एक्टोमी का मतलब होता है कट करके। अब देखो, सिर्फ टोमी वर्ड जहां पे भी आता है, जैसे कोलोस्टोमी है, ट्यूबक्टोमी है, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ टोमी आता है ना, इसका मतलब तो होता है कि कोई भी चीज को कट करके हम वहां पे जोड़ रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ट्यूब है, ये हमारे पास में कोई ट्यूब है, ठीक है। अब इस ट्यूब को जो है वो हमें जोड़ना है और हम इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। और यहाँ पे हमने इस ट्यूब को जो है वो जोड़ दिया, धागे से जोड़ दिया। ये ट्यूब थी जिसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड टोमी, सिर्फ और सिर्फ TOMY, जैसे ट्यूबक्टोमी। ठीक है। एक्टोमी का मतलब होता है हमारे पास में इसको कट करके ही निकाल दे, इसको कट करके बाहर निकाल दें। या मान के चलिए यहाँ पे मैंने अलग अलग थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे बना दी है, हालांकि ट्यूब में कोई पार्ट कट नहीं किया, हमने इसको काटा काटा और उसको लाइगेशन कर दिया, तो वो तो हो गया हमारे पास में टोमी, राइट। और अगर हमने उसको काट के, ट्यूब को काट के उसको बाहर निकाल दिया, वो हो गया हमारे पास में एक्टोमी। समझ में आ गया? तो ये चीज है। अब देखो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या हो गया, हिस्टेरेक मतलब यूट्रस, एक्टोमी का मतलब कट, मतलब यूट्रस को कट करके बाहर जो निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। समझ में आ गया? अब वो किसी भी कारणवश हो सकता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हमें यूट्रस जो है वो निकालना मजबूरी हो जाता है। भाई यूट्रस क्यों निकालेंगे हम, क्या दिक्कत आ गई ऐसी, हमें क्या दिक्कत है कि कोई शरीर के अंदर वजन थोड़ी पड़ रहा है कि इससे हमें यूट्रस निकालना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती है कि हमें यूट्रस निकालना पड़ता है, जैसे मैलिग्नेंसी कंडीशन आ गई है, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है कि अब तो यूट्रस को निकालना ही पड़ेगा। तो किसी भी कारणवश, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल किसी भी कारणवश अगर हमें यूट्रस को बाहर निकालना पड़ गया, उसको हम कहते हैं दोस्तों हिस्टेरेक्टोमी। एंड उसको चाहे पार्शियल निकालोगे तो भी हम हिस्टेरेक्टोमी तो कहेंगे, कंप्लीट निकालोगे तो भी हम हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे। उसको नाम दे दिया गया, पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी, कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, बायलेटरल सैल्वेज हिस्टेरेक्टोमी। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में नामकरण दिया जाता है। और क्या चीज निकाली जाती है वो डिपेंड करता है हमारे पास में कंडीशन के आधार पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कंडीशन आ गई कि कई बार हमें यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा ही निकालना पड़ेगा, कई बार जो हो हमें सर्विक्स के साथ पूरा निकालना पड़ेगा, कई बार सर्विक्स के साथ फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी को भी निकालना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास में कंडीशन के हिसाब से, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में हिस्टेरेक्टोमी, मतलब यूट्रस को जो बाहर निकालना, कट करके बाहर निकालना, वो हो गया हिस्टेरेक्टोमी। अब उसमें कितना पार्ट निकाला है, कौन कौन सी चीजें निकाली जाती है, ये सब डिपेंड करता है उसके टाइप के ऊपर। तो ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। मुझे नहीं लगता इतना समझने के बाद आपको डेफिनेशन में कोई दिक्कत आने वाली है। तो अब देखिए, हिस्टेरेक्टोमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम होता है वोम्ब, जहां पे बच्चा जो है वो जन्म लेता है, वोम्ब हो गया। तो हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस पार्शियली और कंप्लीटली। ठीक है, यूट्रस या वोम्ब को जो है वो रिमूव करना, सर्जिकली जो है वो रिमूव करना, पार्शियली कर दो या कंप्लीट कर दो, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इट मे इंक्लूड रिमूवल ऑफ अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सच एज सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी। अब देखो, ये हमारे पास में कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है वो वहां पे क्या चीज निकाल रहे हैं, सिर्फ यूट्रस ही निकाल रहे हैं या यूट्रस के साथ साथ अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको पता है सर्विक्स भी आती है, वेजाइना भी आती है, फेलोपियन ट्यूब भी आती है, ओवेरी भी आती है। तो उसमें हमें सर्विक्स भी निकालना पड़ रहा है, फेलोपियन ट्यूब भी निकालनी पड़ रही है या ओवेरी भी निकालनी पड़ रही है। ये डिपेंड करता है हमारे पास में उस कंडीशन के आधार पे। ठीक है, देन आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी द वुमन नो लॉन्गर मैन्युफैक्चरेटेड एंड कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट। एंड हिस्टेरेक्टोमी के बाद में, ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी जो है, वुमन को जो है वो कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती, कोई एमसी साइकिल नहीं आता। जब यूट्रस ही निकाल दिया तो एमसी साइकिल कैसे आएगा। एंड कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट, और वो कभी प्रेग्नेंट भी नहीं होती। जब यूट्रस ही निकाल दिया तो प्रेग्नेंट कैसे हो पाएंगे, प्रेग्नेंट होएंगे कैसे,
ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हिस्टेक्टोमी तभी की जाती है जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो या ऐसा लगे कि इसके बाद में जो है वो कोई बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई, ऑलमोस्ट पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इसी चार्ट के अंदर दे दी है कि हिस्टेक्टोमी होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस, पार्शियल या कंप्लीट, कंप्लीट या सर्जिकल रिमूवल करते हैं, पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल करते हैं, उसको करते हैं हिस्टेक्टोमी। अब हिस्टेक्टोमी जो है वो हमारे पास में कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि सिर्फ यूट्रस ही निकाला जा रहा है या उसके आजू बाजू जो भी हमारे पास में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है लाइक सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी, वो सब चीज़ें भी निकाली जा रही है। एंड आफ्टर हिस्टेक्टोमी न मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा, न एमसी साइकिल आएगी, और न वाई लेडी जो है वो कभी प्रेग्नेंट हो पाएगी, वुमन कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ये हो गया हिस्टेक्टोमी। एनाटोमी इन्वॉल्व की बात करें कि एनाटोमी में क्या क्या चीज़ें हैं, अभी देखो मोटा मोटी हम देख लेते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो होती है, यूट्रस किस तरीके का होता है, कैसे फेलोपियन ट्यूब होती है, वो सारी चीज़ें, ताकि हम जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ तो वहाँ पे है। तो देखो, द यूट्रस इज ए पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, आपको पता है यूट्रस जो है वो हमारे पास में एक पियर शेप्ड जो है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है इसी तरीके से। ठीक है, तो यूट्रस जो है वो हमारे पास में पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड इन द फीमेल पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चीज़ देख रहे हो यहाँ पे पीछे की साइड में है रेक्टम, आगे की साइड में यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया हमारे पास में रेक्टम। तो जो बीच वाला जो एरिया है ये वाला हो गया हमारे पास में यूट्रस। क्लियर है? तो यूट्रस जो है वो कहाँ पे सेचुरेटेड होता है? पेल्विक कैविटी में सेचुरेटेड होता है, और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के जो है वो बीच में होता है, पेल्विस कैविटी में। एंड इट प्ले ए वाइटल रोल इन मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। और ये जो है वो हमारे पास में एक वाइटल रोल प्ले करता है, किसके अंदर? मेंस्ट्रुएशन में, इम्प्लांटेशन में एंड प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास में मेन्स्ट्रुएशन साइकिल आता है उसके अंदर जो है हमारे पास में मेन रोल प्ले करता है। इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस जब हमारे पास में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो एग आता है, तो फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद जो है वो एग कहाँ पे आता है? यूट्रस के अंदर आता है, और यूट्रस के अंदर आके जो है वहाँ पे वो ग्रो करता है, और फिर जो है वो फाइनली वहाँ पे जो है वो लेडीज प्रेग्नेंट जो है वो कहलाती है, और बच्चा जो है बाहर निकलता है। तो ये इसकी बेसिकली जो है वो हमारे पास में एनाटोमी होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारे पास में टाइप ऑफ हिस्टेक्टोमी। जहां तक मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में या तो पूछ लेते हैं जैसे टोटल हिस्टेक्टोमी क्या होता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि पूरा यूट्रस निकाला विद सर्विक्स का, इसको क्या कहेंगे? इसको सब टोटल हिस्टेक्टोमी कहेंगे, रेडिकल हिस्टेक्टोमी कहेंगे, टोटल हिस्टेक्टोमी कहेंगे, या ट्रांसवेजाइनल ओवेरी हिस्टेक्टोमी कहेंगे। तो ये चीज़, एक दूसरी चीज़ आपको इमेज बेस पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी इमेज दे देंगे, जैसे यही इमेज दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस टाइप की हिस्टेक्टोमी है। ठीक है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, पार्शियल है, क्या है, इस तरीके से। तो अच्छे तरीके से देखना, मैंने विथ इमेज के साथ जो हम आपके लेके आया हूँ। तो दोस्तों, टोटल हिस्टेक्टोमी नाम से पता, टोटल, अरे टोटल और रेडिकल में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, मैं आपको बता दूंगा। टोटल और हिस्टेक्टोमी मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं? पूरा यूट्रस, रिमूवल ऑफ एंटाई यूट्रस एंड सर्विक्स, सर्विक्स और यूट्रस, वो पूरा यूट्रस जो है वो निकाला जाता है। हालांकि मोटा मोटी देखा जाए तो यूट्रस को इसी तरीके से यहाँ तक जो जो मैंने डॉट आपको बनाई है, ठीक है, ये भी यूट्रस का ही पार्ट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो हमारे पास में यूट्रस नहीं था। कंप्लीट यूट्रस किसको कहते हैं? ये हमारे पास में आप देख रहे हो, ये जो डोटेड डोटेड वाली चीजें देख रहे हो, यहाँ तक ये डोटेड डोटेड वाली चीज़ है, तो सर्विक्स और यूट्रस इसको जो है वो बाहर निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी। और इट इज़ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड। जब भी हिस्टेक्टोमी करते हैं ऑलमोस्ट यही करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास में सर्वाइकल वाली है वो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसके अंदर यूट्रस मतलब यूट्रस और सर्विक्स दोनों जो है वो बाहर निकाली जाती है, काट के बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी। सेकंड आ गया हमारे पास में सब टोटल, या जिसको हम पार्शियल या सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टोमी भी कहते हैं। अब देखो, सब टोटल मतलब पूरी नहीं निकालेंगे। दूसरी चीज पार्शियल, पार्शियल का मतलब थोड़ा, एक होता है कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। तो पार्शियल का मतलब हो गया हमारे पास में थोड़ा, तो ये हमारे पास में आ गया सब टोटल, या हमारे पास में पार्शियल या सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टोमी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हमारे पास में कि ये जैसे हमारे पास में यूट्रस है, तो इसमें सर्विक्स वाला पार्ट छोड़ दिया था। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है सर्विक्स,
इस वाले पार्ट को जो है वो छोड़ देता है। ये तो हमारे पास में वेजाइना है, ये इसको तो हम निकालते ही नहीं है, लेकिन ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है इसको छोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं दोस्तों सब टोटल, पार्शियल या सुप्रा सर्वाइकल। तो देखिए, रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस लीविंग द सर्विक्स इंटैक्ट। ठीक है, यूट्रस का सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट निकालते हैं। हालांकि ये जो सर्विक्स है ये भी यूट्रस का ही पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम यूट्रस का जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपर पार्ट ही निकालते हैं। नीचे वाला जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है उसको एज इट ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। इसको हम बोलते हैं सब टोटल, पार्शियल या सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टोमी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड टोटल हिस्टेक्टोमी विथ बाइलेटरल सेल्फिंजो ओरिम्फोक्टोमी। इसके अंदर क्या हुआ तो देखो, नाम से पता, टोटल हिस्टेक्टोमी। अब टोटल हिस्टेक्टोमी मतलब बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड की, यूनिलेटरल मतलब एक साइड, और बाइलेटरल मतलब दोनों साइड की। तो देखो, हिस्टेक्टोमी विथ बाइलेटरल सेल्फिंजियो ऑर्फेक्टोमी। ऑर्फेक्टोमी का मतलब हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये हो गया सेल्फिंज, ये हो गया हमारे पास में फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब एंड और ओवेरी। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी दोनों को जो है वो हम निकाल रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी दोनों को जो है वो हम निकाल रहे हैं, इसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड टोटल हिस्टेक्टोमी विथ बायलेटरल सेल्फिंजियो ऑर्फेक्टोमी, दैट इज TAH, टोटल हिस्टेक्टोमी, एंड BSO बायलेटरल सेल्फिंजियो ऑर्फेक्टोमी। इसके अंदर क्या किया, सारी चीज ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये पूरा यूट्रस भी है, जैसे मैं अलग अलग मार्क करूं, ये पूरा यूट्रस भी है, ये सर्विक्स भी आ गया इसके इंक्लूड, ये यूट्रस, और ये फेलोपियन ट्यूब भी आ गया, और ये ओवेरी भी आ गया। तो ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब, दोनों साइड की, यूट्रस, सर्विक्स, सब कुछ निकाल दिया। इसको हम कहते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी। तो देखिए, रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, बोथ फेलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी इसके अंदर। अब देखो, अगर बाइलेटरल की बात आ गई, मतलब दोनों साइड की, कई बार क्या होता है सिर्फ ये यूट्रस और एक साइड की फेलोपियन ट्यूब ही निकालते हैं, तो इसमें हमारे पास में आएगा टोटल हिस्टेक्टोमी। ये वर्ड तो ऐसे कैसे रहेगा, बट यहाँ पे आ जाएगा यूनिलेटरल सेल्फिंजियो ऑर्फेक्टोमी। बाइलेटरल की जगह जो है वो यूनिलेटरल आ जाएगा। यूनिलेटरल का मतलब हो गया एक साइड की, अगर एक साइड की हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे तो उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में टोटल हिस्टेक्टोमी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज का रेडिकल हिस्टेक्टोमी, सबसे ज्यादा। इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास में सबसे बड़ी यही होती है रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है आसपास की सारी चीजें भी, और ये बेसिकली जो है वो हम करते हैं दोस्तों मैलिग्नेंसी कंडीशन में। इसमें हम क्या करते हैं कि देखो, वहां और इसमें क्या डिफ्रेंशिएट है, यहां तक तो था ही सेम चीज, ये तो था ही, ओवेरी वगैरह, फेलोपियन ट्यूब वगैरह, यूट्रस, यहां तक निकाल रहे थे यूट्रस। लेकिन इसमें हमारे पास में क्या होता है, इसके हमारे पास में ये चीज और ऐड होगी। अब ये तो क्या है, यहां से लेके ये तो है वेजाइना, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में वेजाइना। अब ये वेजाइन वाला अपर वाला पार्ट भी जो है वो निकाला जा रहा है, ये जो चीज है ये भी जो है वो निकाला जा रहा है। मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, अपर वेजाइना, पैरामेट्रियम एंड लिम्फ नोड, यानी कि उसके सराउंडिंग के जो लिम्फ नोड है वो भी सारी चीजें, यूट्रस भी, सर्विक्स भी, अपर वेजाइना भी एंड पैरामेट्रियम, ये सारी की सारी चीजें, और लिम्फ नोड, ये सारी की सारी चीजें जो है वो निकाली जाती है। इसको हम कहते हैं रेडिकल हिस्टेक्टोमी। क्लियर है। एंड ये कब की जाती है, यूजुअली डन फॉर मैलिग्नेंट कैंसर कंडीशन, कैंसर कंडीशन में जो हो बेसिकली की जाती है। तो हमारे पास में चीजें हो गई। पहला था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टोटल हिस्टेक्टोमी, यानी कि हमारे पास में हिस्टेक्टोमी जिसमें हमारे पास में यूट्रस को जो है वो निकाला जाता है, जिसको बोला जाता है टोटल हिस्टेक्टोमी। इसके अंदर हमारे पास में फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी को नहीं निकाला जाता, वेजाइना को बिल्कुल नहीं छेड़ा जा रहा था। सेकंड आ गया हमारे पास सब टोटल या पार्शियल या ऊपर सुप्रा सर्वाइकल, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूट्रस का अपर पार्ट जो है वो निकाला जाता है, फेलोपियन ट्यूब भी नहीं छेड़ा, ओवेरी भी नहीं छेड़ा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टोटल हिस्टेक्टोमी, जिसके अंदर हमारे पास में बाइलेटरल सेल्फिंजियो एर्फेक्टोमी, जिसके अंदर हमारे पास में ओवेरी, दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सारी चीजें जो है वो निकाली जाती है। चौथा आ गया हमारे पास में रेडिकल हिस्टेक्टोमी, जिसके अंदर क्या क्या हमने यूट्रस भी निकाला, दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब भी निकाली, दोनों साइड की ओवेरी भी निकाली, एंड वेजाइना वाला अपर वाला पार्ट भी निकाला, आसपास के लिम्फ नोड भी निकाले, उसको हमने क्या किया, रेडिकल हिस्टेक्टोमी। समझ में आ गया, चारों चीज समझ में आ गई, इमेज बेस पे पूछे चाहे कैसे भी पूछे। ये थे हमारे पास में टाइप ऑफ
रेडिकल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अप्रोच या रूट, ठीक है, यानी कि हिस्टेक्टोमी हम करते हैं। अब हिस्टेक्टोमी में जो है वो हमारे पास में यूट्रस को हम निकाल रहे हैं। अब वो यूट्रस किस तरीके से निकाल रहे हैं, तरीका इन द सेंस कि दो रास्ते हमारे पास में, एक तो पेट को फाड़ा, मतलब पेट को काटा, वहां से यूट्रस को बाहर निकाला कट करके। एक होता है हमारे पास में कि नहीं वेजाइना के थ्रू जो है वो निकाले, या फिर आता है हमारे पास में कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू निकाले। समझ में आ रहा है, सारी चीजें आपके पास में रख दी है। तो ये हो गया रूट, यानी कि हिस्टेक्टोमी हम कर रहे हैं, यूट्रस को हम निकाल रहे हैं, लेकिन यूट्रस की अप्रोच क्या है, रूट क्या है, इसके आधार पे इसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। तो पहला हम ले लेते हैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। अब देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो आपको इतना ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा। और वैसे बेसिकली अगर आप जनरल नॉलेज के भी देखोगे तो भी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आ गया एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में क्या होता है कि पेट को चीर के वहां से यूट्रस को निकाला। तो इसमें दोनों टाइप के इंसिजन लगाते हैं, ऐसे भी लगाते हैं और ऐसे भी लगाते हैं। यानी कि ऐसे भी जो हो, अब मेरे पास नीचे वाला एरिया नहीं दिख रहा, पेल्विक वाले एरिया में जहाँ पे LACS करते हैं वहाँ पे भी जो है वो हमारे पास में उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर की साइड में जो है वहाँ से भी करते हैं। प्लस दूसरी चीज आती है हमारे पास में, ऐसे भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूट्रस इज रिमूव्ड थ्रू ए सर्जिकल इंसिजन इन द एब्डोमिनल, यूजुअली लोअर मिड लाइन एंड ट्रांसफर्स, ठीक है, मिड लाइन और ट्रांसफर्स दोनों तरीके से कर सकते हैं। एंड यूज्ड फॉर लार्ज यूट्रस, पेल्विस मास एंड मैलिग्नेंसी। तो देखो पहले तो इंट्रोडक्शन देखिए कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी किसको कहते हैं। एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कहते हैं जब यूट्रस को हम जो है वो रिमूव करेंगे, सर्जिकली रिमूव करेंगे, इंसिजन लगा के, कहाँ पे, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू। एब्डोमिनल पेट काट के हम यूट्रस को निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। अब ये एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हम क्यों करते हैं, ये तब करेंगे जब यूट्रस हमारे पास में लार्ज है, मतलब इतना लार्ज है कि वो वेजाइना के थ्रू नहीं निकल सकता, वो इतना लार्ज है कि उसको लेप्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो नहीं निकाल सकते। तो यूज्ड फॉर लार्ज यूट्रस, पेल्विस मास, ठीक है, यानी कि पेल्विस के अंदर कोई मास है, ट्यूमर है, उस कंडीशन में, मैलिग्नेंसी कंडीशन में, इस कंडीशन में हम एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। ऑफ कोर्स वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं, वो यूट्रस को निकाला जाता है, लेकिन वो कैसे निकाला जाएगा, वेजाइना के थ्रू निकाला जाएगा। तो दैट यूट्रस इज रिमूव्ड थ्रू द वेजाइना विदाउट एन एब्डोमिनल इंसिजन, यानी कि हम यूट्रस को जो है वो निकाल रहे हैं किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, और बिना कोई एब्डोमेन में इंसिजन लगाए, यूट्रस में ही रास्ता बनाया, सॉरी वेजाइना में रास्ता बनाया और वहां से यूट्रस को बाहर निकाल लिया। ये अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो पेन कम होता है, भाई कोई काटा पीटी नहीं लग रही, फास्टर रिकवरी होती है। ऑफ कोर्स जब कहीं काट पीट नहीं रहे हैं तो रिकवरी भी फास्टर होगी। एंड मिनिमम स्कार, स्कार भी जो हो मिनिमम होता है, बल्कि देखा जाए तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी। मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें और ज़्यादा डिटेल से, क्योंकि आपको सारी चीज़ समझ में आ ही रही होगी। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी में मतलब क्या हो गया, मतलब लेप्रोस्कोपी के द्वारा, लेप्रोस्कोपी कैसे करते हैं वो आपको बताइए। 3 जो है वो रास्ते बनाए जाते हैं, एक साइड से कैमरा आता है, एक साइड से जो है वो हम चिमटी लेते हैं, एक साइड से हम कैंचिया वगैरह लेते हैं, उस तरीके से जो है वो हम उस यूट्रस को बाहर निकालेंगे। ये और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। इसको हम कंडीशन क्या है कि इसके अंदर हमारे पास में यही होना चाहिए कि यूट्रस वगैरह की लार्ज साइज नहीं होनी चाहिए। मान लो ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूमर जो हो वो नहीं निकलेगा, तो फिर कैसे क्या हो पाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में लेप्रोस्कोपी हिस्टेक्टोमी, मतलब डन यूजिंग लेप्रोस्कोप, यानी कि लेप्रोस्कोप की सहायता से जो है वो हम इसको करते हैं। इसको की होल सर्जरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसमें होल बनाए जाते हैं। देखो एक होल ये है, 2 होल है, 1 2 और ये 3 अलग अलग होल होते हैं। आपने कभी ना कभी लेप्रोस्कोपी जो है वो जरूर देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर, तो किस तरीके से 3 जगह, एक जगह से लेंस जाता है और इसमें बिल्कुल छोटे छोटे टाँके आते हैं। जैसे ये आप सेकेंड इमेज में देख रहे हो, एक स्कार यहाँ पे, एक टाँका यहाँ पे, एक टाँका यहाँ पे, क्लियर है, और एक टाँका जो है वो ऊपर की साइड में आता है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास में छोटे छोटे जो है बिल्कुल टाँके आते हैं। तो इसको हम लेते हैं। तो देखो दोस्त, ये हो गया हमारे पास में कि डन यूजिंग लेप्रोस्कोपी की होल सर्जरी विथ स्मॉल एब्डोमिनल इंसिजन, यानी कि बिल्कुल स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, उसके अंदर ट्रोकार जाता है, इतना मोटा ही होता है, पेन जितना ही होता है या इससे थोड़ा सा होता है। 2 तो इससे छोटे होते हैं, एक इससे थोड़ा बड़ा होता है।
ठीक है। देन ये कब किया जाता है, मे बी, ये होता है लेप्रोस्कोपिक एसोसिएटेड वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। ये दोनों तरीके से होता है। लेप्रोस्कोपिक एसोसिएटेड वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं, एक साइड से ऊपर की साइड से कैमरा डालते हैं और निकालते हैं हम उसको वैसे ही, ठीक है, यानी कि वेजाइना के थ्रू निकालेंगे, ऊपर सिर्फ देखने के लिए काम में आता है। तो लेप्रोस्कोपिक असिस्ट वेजाइनल हिस्टेक्टोमी मतलब लेप्रोस्कोपी की सहायता से देख रहे हैं लेकिन हम निकाल वेजाइना के थ्रू निकल रहे हैं। एंड टोटल लेप्रोस्कोपी सेकंड आता है जो कंप्लीट आता है, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी। टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी में हम उस लेप्रोस्कोपी के जो रास्ते बनाए थे वहीं से निकालते हैं। क्लियर। एडवांटेज क्या, एडवांटेज है लेस पेन होता है, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे होता है और फास्टर जो है वो हीलिंग होती है। ये हो गया हमारे पास में लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंडिकेशन। इंडिकेशन की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो हमारे पास में हिस्टेक्टोमी करते हैं, भाई ऐसे ही थोड़ी कर देंगे। रीजन फॉर हिस्टेक्टोमी, क्यों हम जो है वो हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं, क्या हमारे पास में ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके कारण हम हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं। तो पहला आ गया हमारे पास में बिनाइन कंडीशन। बिनाइन और मैलिग्नेंट दो प्रकार के जो है वो ट्यूमर होते हैं बेसिकली हमारे पास में। ऑलरेडी मैंने बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल्स में आपको बताया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, कोई भी गांठ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें होगी, ये हो गया हमारे पास में बिनाइन। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में मैलिग्नेंट की कंडीशन में। तो वन बाय वन करके जितने भी हमारे पास में कोजेज है उनको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले आ गया हमारे पास में यूट्रन फाइब्रोइड्स, लियोमा, ठीक है। यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड्स बन जाते हैं जिसको बोलते हैं लियोमा, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड्स ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एग्जैक्ट कैंसर नहीं होता वो, पर ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रोइड्स। तो अगर यूट्राइन फाइब्रोइड्स हो गया तो हम करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस को अगर वैसे तो एग्जैक्ट डेफिनेशन में देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे पास में इनर लाइनिंग नहीं होती यूट्रस की, यूट्रस के अंदर हमारे पास में 3 लेयर होती है, कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो अंदर यूट्रस की जो लाइनिंग है, ठीक है, ये जो अंदर की लाइनिंग यूट्रस है, सेम वैसी लाइनिंग जो है वो बाहर की साइड में होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। पूरा जो है वो जैसे यूट्रस के अंदर की स्ट्रक्चर नहीं होती है, पूरी ब्लड सप्लाई, छोटी छोटी आर्टरी वगैरह और उसी तरीके से छोटे छोटे स्पॉटिंग वगैरह, वो सेम चीज़ें यूट्रस को, मतलब कि अंदर और बाहर यूट्रस सेम जैसा हो जाता है। अब इसके क्या नुकसान है, इसके नुकसान ये है कि वहाँ पे कोई भी थोड़ा भी मूवमेंट होगा या कुछ भी चीज़ होगी तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी। अब यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग होती है तो वो तो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर हो जाएगी तो कैसे होगी, तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडिनोमाइसिस। एडिनोमाइसिस क्या होता है कि जो अंदर वाला टिश्यू है, ठीक है, ये अंदर वाला जो है वो और अंदर डस जाता है, ये जो है वो अंदर की साइड, मतलब एंडोमेट्रियम वाले जो चीज़ है, ये जैसे हमारे पास में 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो ये जैसे मान लो हमारे पास में एंडोमेट्रियम है। अब ये एंडोमेट्रियम जो है वो हमारे पास में अंदर तक धस गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिनोमाइसिस। समझ में आ गया, दोनों चीज समझ में आ गई। एंडोमेट्रियोसिस होता है जैसे हमारे पास में इनर लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है, एंडोमेट्रियम जैसी लेयर होती है, वैसी की वैसी लेयर बाहर की साइड में हमें दिखाई देती है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। और एडिनोमाइसिस होता है हमारे पास में जो इनर टिश्यू है वो अंदर तक धस जाता है, मायोमेट्रियम में धस जाता है, इसको बोलते हैं एडिनोमाइसिस। क्लियर है। तो इन कंडीशन में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्रोनिक पेल्विस पेन। लगातार हमारे पास में पेल्विस के अंदर पेन हो, वो यूट्रस की वजह से हो सकता है, यूट्रस वहां पे जो हो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसकी वजह से पेन होता है, तब हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूट्रन प्रोलेप्स। यूट्रन प्रोलेप्स अभी सिर्फ 3-4 दिन पहले ही जो मैंने आपको क्लास ली थी, 3-4 दिन तो नहीं हुए हैं, 10-5 दिन पहले जो है वो क्लास ली थी, मतलब यूट्रस अपनी जगह से खिसक के बाहर आ जाता है, इसको मतलब यूट्रन प्रोलेप्स। 10 दिन पहले, हाँ 13 दिन पहले मैंने क्लास ली थी, तो उसमें देखा था कि यूट्रस जो है वो अपनी केविटी को छोड़ के बाहर की साइड में, मतलब सर्विक्स और वेजाना के थ्रू जो हो बाहर निकलने लग जाए, उसको बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये सारी डिग्री मैंने करवाई हुई है। तो वहां पे अगर यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाए तो हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, हिस्टेक्टोमी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज का डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। यानी कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब हमारे पास में यूट्रस की जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है और उसका जो है वो एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट देने के बाद में भी जो है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से जो है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। बार बार जो है हमारे पास में यूट्रस से जो है वो ब्लीडिंग हो जाता है, ट्रीटमेंट के बाद भी यूट्रस से ब्लीडिंग नहीं रुकती है, इसके कारण हम जो है वो हिस्टेक्टोमी करते हैं। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में बिगनिंग्स,
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट कंडीशन में तो आपको पता ही है कि हमें करना ही करना पड़ता है, उसमें तो कोई और छोर नहीं है। तो फर्स्ट आ गया कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का अगर कैंसर हो जाएगा तो हमें करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया कैंसर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो जाए तो हमें करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ओवेरियन कैंसर हो जाए तो भी हमें करना पड़ेगा। एंड गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज जो है वो हमारे पास में क्या होता है, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन आती है, जिसके अंदर क्या होता है कि ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर या प्लेसेंटा के अंदर जो है वो हमारे पास में छोटे छोटे ट्यूमर बन जाते हैं। जस्ट लाइक शॉर्ट फॉर्म में कहें तो दैट इज कॉल्ड ट्यूमर डेवलप इन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के टाइम पे या छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों गेस्टेशनल थ्रोम्बोब्लास्टिक डिजीज। तो इस कंडीशन में ये हो गई हमारे पास में मैलिग्नेंट कंडीशन। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में जो है हम क्या करते हैं दोस्तों, हिस्टेक्टोमी करते हैं, और करना ही पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन जो है हमारे पास में रहता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिस कंडीशन में हम हिस्टेक्टोमी नहीं कर सकते। भाई आपने ये फायदे सारी चीज़ों के बता दिए कि इस कंडीशन में कर सकते हैं, इस कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन कौन सी कंडीशन आती है जिस कंडीशन में हम जो है वो नहीं करते हैं। तो पहला आ गया हमारे पास में डिजायर फॉर फर्दर प्रेगनेंसी, यानी कि किसी क्लाइंट को एक बच्चा है, राइट, और एक बच्चा है लेकिन उसके बाद उसको जो है वो दिक्कत आ रही है, ब्लीडिंग से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, छोटा मोटा जो है वो एंडोमेट्रियोसिस भी है, हल्का फुल्का जो भी है, लेकिन उसको चाहिए कि एक बच्चा मुझे और चाहिए। वो कहती है कि नहीं मेरे को तो एक बच्चा और चाहिए, उसको आगे जो हो वो फर्दर प्रेगनेंसी चाहिए। तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये पेशेंट का राइट होता है, क्योंकि आपको पता है कि हिस्टेक्टोमी के बाद जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। तो अगर किसी क्लाइंट को आगे भी जो है वो प्रेगनेंसी की जो है वो डिजायर होती है, उस कंडीशन में हम हिस्टेक्टोमी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाती है कंडीशन अनस्टेबल मेडिकल कंडीशन। अनस्टेबल मेडिकल कंडीशन मतलब किसी को अनकंट्रोल्ड तरीके से डायबिटीज है, किसी को अनकंट्रोल्ड तरीके से हाइपरटेंशन है, तो उस कंडीशन में भी हम दोस्तों जो है वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जाएगा तो कोई भी घाव जो है वो नहीं भरेगा, ठीक है, कोई भी घाव नहीं भरेगा, और बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरटेंशन है तो वहां पे ब्लीडिंग होने की संभावना भी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में हम नहीं करते। नेक्स्ट आ गया एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन। एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन का मतलब हो गया किसी को अभी सडनली जो है वो कोई इन्फेक्शन है, जैसे पीआईडी वगैरह है, तो वो सारी चीजें, तो पहले उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, देन उसके बाद जो हम प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीवियर एनीमिया, मतलब अनटिल करेक्टेड, यानी कि किसी क्लाइंट को सीवियर एनीमिया है। अब सीवियर एनीमिया में तो आपको पता है कोई भी सर्जरी जो है वो नहीं की जाती। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर हम हिस्टेक्टोमी नहीं करते हैं। क्या क्या चीजें? अगर किसी को फर्दर जो है प्रेगनेंसी की जरूरत है तो नहीं करते, अगर कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है जैसे डायबिटीज हाइपरटेंशन है तो हम नहीं करते हैं, कोई भी पेल्विक इन्फेक्शन है तो हम नहीं करते हैं, एंड सीवियर एनीमिया है तो उस कंडीशन में हम जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। अब फटाफट जो है हम इसके नर्सिंग केयर लेंगे, देन उसके बाद आगे भी चीजें आएगी, इसको हम लेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इन द सेंस कि सबसे पहले हम किसी को हिस्टेक्टोमी करेंगे तो क्या क्या चीजें जो है वो हमारे पास में होनी चाहिए। तो असेसमेंट के रूप में हमारे पास में आ जाएगा कंप्लीट हिस्ट्री। कंप्लीट हिस्ट्री में क्या लेंगे? गेस्टेशन, वो कहते हैं ना गपला, GPLA, जो अभी हमारे पास में हम करते हैं, ठीक है, ग्रेविडा कितनी है, प्रेग्नेंट कितने हैं, अबॉर्शन कितने हैं, लाइव कितने हैं, ये सारी चीजें, तो वो कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो कोई फर्स्ट टाइम ग्रेविडा है, देन उससे पूरी चीज पूछी जाती है कि दोबारा भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो कहेगी चाहिए तो फिर हम हिस्टेक्टोमी नहीं करते। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन भी जो है वो किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कितना ब्लीडिंग हो रहा है, वो सारी चीजें। बेस लाइन वाइटल साइन, बेस लाइन वाइटल साइन में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, TLC कितना है, DLC कितना है, वो सारी चीज़ें। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम CBC देखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप हम देखते हैं, एंड क्रॉस मैच जो है वो हम देखते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में ECG देखते हैं, चेस्ट एक्सरे देखते हैं, यूरिन एनालिसिस देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में कंप्लीट करते हैं। और ये बेसिकली आपको पता ही है कि कोई भी जब सर्जरी होती है तो आपको पता है बेस लाइन वाइटल साइन हम चेक करते ही करते हैं, CBC, ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैच हम करते ही करते हैं, ECG, चेस्ट एक्सरे, यूरिन एनालिसिस हम जो है वो करते ही करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पेशेंट प्रिपरेशन। कोई भी क्लाइंट को हम तैयार कर रहे हैं हिस्टेक्टोमी के लिए
तो हमें किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो पहली चीज आती है एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड ऑब्टेन्ड इन्फॉर्म कंसेंट। कोई भी सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर है तो आपको बताइए कि उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना जो है वो आपको जिम्मेदारी है, ये पेशेंट का राइट है। कई बार क्या कहते हैं, पेशेंट पूछता है कि ये सर्जरी कैसे होगी, ये करी, तो कई बार कहते हैं तू ही बन जा डॉक्टर। वो नहीं कहना है, अगर चाहे तो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पेशेंट का राइट है कि जो भी चीज कर रहे हो वो उसको प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बाउल प्रिपरेशन। बाउल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, एनिमा नाइट बिफोर। ठीक है, सर्जरी से पहले ऑलमोस्ट 90% सर्जरी से पहले हम एनिमा लगाते हैं। कुछ सर्जरी ऐसी होती है जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल होता है या अपेंडिसाइटिस होता है, उस कंडीशन में हम जो है वो एनिमा नहीं लगाते, बाकी ऑलमोस्ट 90% केसेज में हम एनिमा लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनपीओ, दैट इज नथिंग बाई माउथ। एनपीओ नथिंग बाय माउथ रखते हैं, 6 से 8 घंटे जो है वो आपको रखना ही होता है बिफोर सर्जरी। शेव एंड क्लीन द ऑपरेटिव साइट। ऑफ कोर्स पार्ट प्रिपरेशन तो हमें करना ही पड़ता है, जहां कहीं पे सर्जरी है तो वहां के शेव और हेयर को जो है वो रिमूव करना होता है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन जो है वो हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जैसे सेडेटिव हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, जाइलोकाइन सेंसिटिव हो गया है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम करते हैं। देन रिमूव ज्वेलरी, नेल पॉलिश एंड डेंचर, वो सारी चीज़ें। ज्वेलरी रिमूव करते हैं कोई भी सर्जरी से पहले, आपको पता है ये बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको होता है। नेल पॉलिश रिमूव करते हैं क्योंकि हमें SpO2 वो सारी चीज़ चेक करनी होती है। जो भी हमारे पास में आर्टिफिशियल टीथ वगैरह है वो सारी चीज़ें जो है वो रिमूव की जाती है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। कोई भी सर्जरी होती है तो उससे पहले साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन क्लाइंट को देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एड्रेस एंजाइटी अबाउट लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड अलाउ पेशेंट फॉर एक्सप्रेस फियर एंड फीलिंग्स। देखो, हर कोई क्लाइंट कहीं पे भी सर्जरी नॉर्मल, हम भी अगर कहीं सर्जरी के लिए जा रहे हो तो हमें भी जो है वो एंजाइटी होती है, तो उस टाइम पे जो है वो इमोशनल सपोर्ट उसको देना है। ठीक है, देन उसको जो भी हमारे पास में फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी, जैसे मान लो एक क्लाइंट है, एक बच्चा है और उसको सिर्फ एक ही बच्चा है, मतलब एक क्लाइंट है उसको एक बच्चा है और वो चाहते हैं कि दूसरा हो, लेकिन अब कंडीशन ऐसी नहीं बन पा रही है कि हमारे पास में दूसरा बच्चा हो, हम उसको कंसीव करने के लिए हमें यूट्रस निकालना पड़ेगा, मैलिग्नेंसी कंडीशन वाली जैसी कंडीशन आ गई तो हमें निकालना पड़ेगा, तो उसको फर्टिलिटी से रिगार्डिंग जो है वो टेंशन होती रहती है। और नॉर्मल फर्टिलिटी से रिगार्डिंग भी उसको टेंशन होती है, उसको होता है कि अब आगे से पीरियड नहीं आएगा, तो उसको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलता है कि अब क्या होगा, मैं अपनी फर्टिलिटी लॉस कर दूंगी, ये वो सब चीज़ें, तो उनको जो है वो एक्सप्लेन करना है। एंड अलाउ पेशेंट टू एक्सप्रेस फियर एंड फीलिंग, और पेशेंट को जो है वो एक्सप्लेन उसकी जो फीलिंग्स है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना, जो फियर फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंट्रा ऑपरेटिव केयर, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो हम क्या केयर दे सकते हैं, नर्स जो है वो क्या केयर दे सकती है। तो सबसे पहले पोजीशन, ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो क्या पोजीशन दी जाती है, तो अगर वेजाइनल हिस्टेक्टोमी है तो आपको बताइए लिथोटोमी, डोर्सल लिथोटोमी जो हम जैसे डिलीवरी कंडीशन में देते हैं, तो नॉर्मल जो है वो वैसी पोजीशन दी जाती है। तो नॉर्मल हमारे पास में अगर वेजाइनल हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो डोर्सल लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। ये एक ऐसे कोई क्लाइंट है, ये इसके दोनों हाथ है, दोनों पैर को जो है ऊपर इस तरीके से जो है वो रखा जाता है। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डोर्सल लिथोटोमी, अगर वेजाइनल हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं। अगर हम एब्डोमिनल या लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो सुपाइन पोजीशन दी जाती है, यानी कि क्लाइंट जो है वो सीधा ही लेटा हुआ रहता है। क्या होता है, क्लाइंट जो है वो हमारे पास में सीधा ही लेटा हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे हम सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेसिया आपको बताइए कि दोनों कंडीशन में दी जाता है, जनरल एनेस्थेसिया और रीजनल एनेस्थेसिया। अब रीजनल एनेस्थेसिया जो है वो स्पाइनल एंड एपिड्यूरल दोनों हो सकते हैं। जनरल एनेस्थेसिया आपको बताइए जिसमें कंप्लीट जो है वो क्लाइंट को बेहोश किया जाता है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने एनेस्थेसिया बताया। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस लॉस ऑफ सेंसेशन, दोनों चीज होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनेस्थेसिया के अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन तो होगा ही होगा, ये चीज तो ध्यान रख लो। एनेस्थेसिया का मतलब ये हो गया लॉस ऑफ सेंसेशन, क्लियर है, लॉस ऑफ सेंसेशन तो होगा ही होगा। लेकिन जनरल एनेस्थेसिया के अंदर कॉन्शियसनेस भी जो है लॉस हो जाती है, आदमी बेहोश होता है, उसके अंदर सर्जरी की जाती है। और रीजनल के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हमारे पास में लॉस ऑफ सेंसेशन तो होता है, वो तो होगा ही होगा, बट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं होती है। क्लाइंट जो है वो देख सकता है, ठीक है, बोल सकता है, ये सारी चीजें, ये दोनों तरीके का दिया जाता है, स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक।
ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक जो है वो मेंटेन की जाती है, वो तो मेन की चीज़ की जाती है। जब हम ओटी करें तो एसेप्टिक टेक्निक तो जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी है। एंड मॉनिटर वाइटल साइन कंटिन्यूसली। हालांकि ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास में एनेस्थेटिक का काम होता है, लेकिन फिर भी जो है वो राउंड फिगर में हम जो है वो नॉर्मल जो है वाइटल साइन भी जो है वो देखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। हिस्टेक्टोमी हो चुका है, हिस्टेक्टोमी के बाद में जो है वो क्लाइंट को या उस फीमेल को जो है बाहर लेके आ चुके हैं। देन उसके बाद हमें जो है वो क्या क्या करना है, क्या पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है। तो पहली चीज आ गई इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव में हमें क्या करना है, तो दोस्तों मॉनिटर वाइटल साइन करना है एवरी 15 टू 30 मिनट्स इनिशियली। शुरुआती 1-2 घंटे जो है वो हम क्या करते हैं, हर 15 से 30 मिनट में हम जो है वाइटल साइन चेक करते हैं। ये आपको पता है, अगर आपने पोस्ट ऑप में सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप में ड्यूटी की है तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व फॉर हेमरेज। कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा। अगर वेजाइनल हिस्टेक्टोमी की गई है तो वेजाइनल की साइड से, वेजाइना की साइड से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। और अगर लेप्रोस्कोपी या एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी की है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा। ये जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। एंड मेंटेन आईवी फ्लूइड एंड यूरिनरी कैथेटर। आईवी फ्लूइड को मेंटेन करेंगे, प्लस यूरिनरी कैथेटर में यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं रही, वो सारी चीज़ें जो है वो चेक करेंगे। इनटेक आउटपुट जो है वो चेक करेंगे। चेक इनटेक आउटपुट मस्ट है। पोस्ट ऑप के बाद में जो है वो पेशेंट का इनटेक आउटपुट जरूरी है। पेशेंट कहीं ओवर हाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा, डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में तो नहीं जा रहा। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो चेक करते हैं। एंड प्रोवाइड पेन रिलीफ। जो भी प्रिस्क्राइब किया गया वो एनाल्जेसिक तो देते ही देते हैं। ऑफकोर्स सर्जरी के बाद पेन तो होता ही होता है, तो जो प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक है वो दिया जाता है। पोजीशन की बात करें तो लो फाउलर पोजीशन टू प्रमोट ड्रेनेज। लो फाउलर पोजीशन दी जाती है ताकि जो भी ड्रेनेज है वो आसानी से जो है वो निकल सके। एंड मॉनिटर फॉर शॉक एंड इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो या क्लाइंट शॉक की कंडीशन में तो नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में आगे इमीडिएट जो है वो हम कार्य करते हैं पोस्ट ऑप के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेट पोस्ट ऑपरेटिव के, मतलब बाद में हम जो है वो क्या करेंगे। ये तो हो गया इमीडिएट, मतलब जस्ट क्लाइंट जो है वो ओटी से बाहर आया है और ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही है। अब बात आती है हमारे पास में लेटर क्या कर सकते हैं। तो लेटर में हमारे पास में जैसे हम उसको डिस्चार्ज करें या वार्ड में भेज दें तो हमारे पास में क्या करेंगे, तो उसको एनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड लेग एक्सरसाइज टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और लेग एक्सरसाइज के लिए जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज, ये दोनों के दोनों जो है मैंने आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर अलग से बुलेट सीरीज की क्लास ली थी, उसके अंदर जो है वो करवा चुके हैं। सभी लोग ये कहते होंगे कि हर चीज़ के लिए आते हैं तो सर ये कहते हैं कि ये टॉपिक हम जो है वो करवा चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही नहीं बोलते हैं, जब करवा चुके हैं तभी बोला है। और वैसे भी हमने 300-300 क्लासें लिए तो कुछ तो पढ़ाई होगा। नेक्स्ट अर्ली एम्पुटेशन, ये बहुत मस्ट है। अर्ली एम्पुटेशन, अर्ली एम्बुलेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, नॉट एम्पुटेशन। अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे, क्लाइंट को जो है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना आ पाए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है उसको चलाएंगे। हालांकि फीमेल जो है वो अपने आप को जब सर्जरी हो जाती है तो अपने आप को बड़ा ही शो ऑफ करती है। मैं मेल फीमेल की, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा देखने को मिलता है। आदमी सर्जरी हुई है वो कहता है चलो कोई बात नहीं सर्जरी तो हुई है, लेकिन फीमेल को सर्जरी हुई है तो बड़ा ही ध्यान से उसको तिल का ताड़ बनाने वाली चीज़ें हैं। तो ये हिस्टेक्टोमी है तो फीमेल की है, तो उसमें हमें स्पेशली जो है वो अर्ली एम्बुलेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, ना डीवीटी वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट मेंटेन पेरिनियल हाइजीन। पेरिनियल हाइजीन को जो मेंटेन करना है, अच्छे तरीके से क्लीनिंग, अच्छे तरीके से जो है वो ड्रेसिंग, वो सारी चीज़ें करनी है। एंड ऑब्जर्व फॉर यूरिनरी रिटेंशन एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एंड यूरिनरी रिटेंशन को जो है वो ऑब्जर्व करना है। क्लियर। डाइट की अगर हम बात करें तो स्टार्ट विथ क्लियर फ्लूइड। स्टार्ट जब भी आपको बताइए तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि जब भी हम डाइट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में सीधा सीधा कैसे करते हैं, क्लियर फ्लूइड से करते हैं, फिर सॉफ्ट डाइट देते हैं, खिचड़ी दलिया वगैरह देते हैं, फिर हम उसको नॉर्मल डाइट जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आता है एजुकेट पेशेंट ऑन वुंड केयर एंड एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। पेशेंट को जो है वो एजुकेट करते हैं किसके बारे में, वुंड केयर कैसे करनी है, आपको जो घाव हो चुका उसकी केयर कैसे करनी है,
और एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो आपको नहीं करनी है। जैसे बेसिकली हमारे पास में हैवी लिफ्टिंग वगैरह है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं करनी है। तो इन सब के बारे में जो है उसको एजुकेट करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस। जब क्लाइंट को डिस्चार्ज करेंगे तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो हम उसको दे के भेजेंगे। तो जस्ट एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हेवी लिफ्टिंग वुंड केयर जो है वो आपको करनी है। तो पहला आ गया हमारे पास में डिस्चार्ज के टाइम पे कहेंगे कि ये चीज़ें तो आपको नहीं करनी है, अगर ऐसी चीज़ें हो जाए तो आपको तुरंत आना है। तो दोनों जो है वो हम उसको एजुकेशन देंगे। कौन सी? पहला आ गया हमारे पास में डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में पहली चीज़, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनियस एक्टिविटी फॉर 6 to 8 वीक। लगभग जो है वो हमारे पास में 1.5 से 2 महीना, ठीक है, 1.5 से 2 महीना जो है वो आपको हैवी लिफ्टिंग, मतलब जैसे कोई कोई भी पहलवान है, मान लो फीमेल है, हैवी लिफ्टिंग वगैरह जो है वो करती है, जिम जाती है, तो हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। एंड जो भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी है, जैसे कोई प्लेयर हो, ठीक है, तो उसको ये कहेंगे कि जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको एटलीस्ट 6 से 8 वीक तक जो है वो नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एब्सटेंट फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 6 to 8 वीक और एज एडवाइस। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जो है वो एटलीस्ट 6 से 8 वीक के अंदर जो है वो नहीं होना, वही 1.5 से 2 महीने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना। एंड मेंटेन पीरिनियल क्लीननेस, जो हमारे पास में पेरिनियल क्लीननेस है उसको जो है वो मेंटेन करना है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में रिपोर्ट इमीडिएटली इफ। देन साथ के साथ ये भी बताएंगे कि अगर नीचे जो मैं बता रही हूँ उसमें से अगर कोई भी चीज़ आती है, जैसे सडनली ब्लीडिंग हो जाए या बहुत गंदा वाला जो है वो स्मेल आ जाए या कोई पस फॉर्मेशन जैसा आपको लगे, तो इमीडिएटली जो है वो आपको हॉस्पिटल में आना है। तो दैट इज रिपोर्ट इमीडिएटली इफ, इमीडिएटली जो है वो आपको हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट करना है। इफ हैवी ब्लीडिंग एंड फाउल डिस्चार्ज, अगर हैवी ब्लीडिंग आ रही है या फाउल डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत गंदे वाला जो है वो स्मेल आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट आ गया फीवर एंड सीवियर पेन। अगर फीवर और सीवियर पेन है तो उस कंडीशन में जो है वो आपको इमीडिएटली जो है वो रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट आता है रेडनेस, स्वेलिंग एंड पस एट इंसिजन साइट। जहाँ पे इंसिजन लगा है, अगर वहाँ पे रेडनेस है किसी भी तरीके की, कोई भी स्वेलिंग है या कोई भी पस अगर वहाँ पे दिख रहा है, तो आपको इमीडिएटली आना है। एंड अटेंड फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स, जो भी आपका फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स है उसको अटेंड करना है। जैसे डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट ने बोला है कि ठीक है 15 दिन बाद दिखा देना या 1 महीने बाद जो है वो आके दिखा देना, तो जो भी फॉलोअप का टाइम दिया है उस टाइम पे जो है वो आपको आना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आपको ऑलरेडी जो है वो बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। पहले हमने जो अभी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ा था, अब हम पढ़ें कॉम्प्लिकेशन। हिस्टेक्टोमी से या हिस्टेक्टोमी नहीं करवाने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कोई भी डिजीज होती है उसके हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो करवाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा, अगर नहीं करवाएंगे तो भी वो चीज़ हो सकती है। तो हिस्टेक्टोमी कर दिया तो उसकी वजह से, या नहीं करते तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इमीडिएटली हिस्टेक्टोमी की वजह से जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहला आ गया हेमरेज। ऑफ कोर्स हिस्टेक्टोमी एक छोटा प्रोसीजर नहीं होता है, बड़ा प्रोसीजर होता है, तो उसमें हेमरेज के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन, वुंड साइट हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है, देन जहाँ सर्जरी कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है छोटा मोटा जो है वो पेरिटोनियम भी हम हटाते हैं, उसको भी हटाते हैं, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन होता है जहाँ पे हमने जो है वो चीज़ें की है। देन अगर आपके पास में अर्ली एम्पुलेशन या फिर जो है वो मोमेंट नहीं होगा तो डीवीटी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एंड ब्लैडर एंड बाउल इंजरी हो सकता है। वो कैसे होगी? क्योंकि यूट्रस जो है वो हमारे पास में आगे की साइड में ब्लैडर है, पीछे की साइड में जो है वो बाउल है। तो अगर आप कुछ खींचातानी कर रहे हो या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट तो डालते ही हैं भाई, आप जो है वो यूट्रस को निकाल रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट तो डाला ही जाएगा, तो इसकी वजह से बाउल या ब्लैडर जो है वो इंजरी हो सकती है। ठीक है। एंड पैरालाइटिक इलियस, सर्जरी के बाद में आपको पता ही है कि इलियस जो है वो पैरालिसिस हो सकती है। ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अर्ली कॉम्प्लिकेशन, जो कि बेसिकली जो है वो हमें इमीडिएटली दिखा देंगे। नेक्स्ट आता है लेट क्या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब देर के बाद जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो लेट कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है हमारे पास में वेजाइनल वेलूट प्रोलेप्स, यानी कि हमारे पास में जो वेजाइना, अब उसको
टक करने के लिए या उसको अटैच करने के लिए यूट्रस तो है नहीं, तो उसकी वजह से वेजाइनल का भी जो है वो प्रोलेप्स हो जाएगा, वेजाइना भी जो है वो नीचे की साइड में जो है वो खिसक सकती है। नेक्स्ट आता है यूरिनरी इनकंटिनेंस, किसी भी फोर्स की वजह से जो है वो हमारे पास में पूरा यूरिन जो है वो नहीं आ पाए, किसी भी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या जो हमने चीज़ें निकाली है उसकी वजह से यूरिन के ऊपर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कंप्रेस हो गया है, तो उसकी वजह से यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है अर्ली मीनोपोज। अर्ली मीनोपोज मतलब कि ऑफ कोर्स हिस्टेक्टोमी करते हैं तो मीनोपोज तो आता है। मीनोपोज किसको कहते हैं दोस्तों? मीनोपोज होता है जब हमारे पास में एमसी साइकिल सस्पेंड हो जाता है। मैं इसको एब्सेंट नहीं बोलूंगा, एमसी साइकिल सस्पेंड बोलूंगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड मीनोपोज, उसकी कंडीशन को कहते हैं मीनोपोज। इफ ओवेरी रिमूव कर देते हैं तो मीनोपोज तो आना ही आना है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होगा? फीलिंग ऑफ लॉस, डिप्रेशन, उसको अब शरीर का एक अंग चला गया है तो वो अपने आप को एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है कि हाँ यार मेरे तो यूट्रस ही नहीं है, यूट्रस नहीं है तो मेरी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी नहीं होगी, ये सब चीज़ें जो है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी का क्या एडवांटेज है? ऑफ कोर्स जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिलीव कर दिया, यही तो एडवांटेज है। और हमें कौन सा जो है वो इच्छा है यूट्रस को निकालने की, तो एडवांटेज क्या हो गया? रिलीफ फ्रॉम क्रोनिक पेल्विस पेन एंड ब्लीडिंग। भाई किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, देन किसी को जो है वो हमारे पास में एडिनोमाइसिस है, किसी को बिनाइन ट्यूमर है, किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसकी वजह से जो भी हमारे पास में पेन हो रहा था उससे उसको निजात मिल गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकेंड आ जाता है रिमूव ऑफ कैंसरस एंड पेन कैंसरस टिश्यू। ठीक है, प्री कैंसरस टिश्यू, जो भी हमारे पास में कैंसरस टिश्यू है या आगे लगता है कि ये आगे कैंसर फॉर्मेशन कर सकता है, उन टिश्यू को जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव किया, रिलीफ फ्रॉम क्रोनिक पेन पेल्विस पेन ब्लीडिंग या रिमूवल फॉर कैंसरस एंड पेन कैंसर प्री कैंसरस टिश्यू को हम रिमूव कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ इन इंडिकेटेड केसेस, कुछ केसेज में हमारे पास में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो हमें जो है वो फिर लाइफ से अच्छी लाइफ जो है मिल जाती है, क्योंकि जो बीमारी थी उसकी तो जड़ हमने काट ही दी है। ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज आपको पता ही है दोस्तों, डिसएडवांटेज क्या क्या हो गया? डिसएडवांटेज या रिस्क हो गया, एक तो परमानेंट लॉस ऑफ फर्टिलिटी, आगे से जो हो इन फ्यूचर में जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि यूट्रस ही नहीं है। नेक्स्ट सर्जिकल रिस्क, कहाँ कहाँ पे? ब्लीडिंग साइड पे हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एनेस्थेसिया रिलेटेड रिएक्शन हो सकती है, वो तो कुछ भी हो सकता है। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस होगा इफ ओवेरी आर रिमूव्ड, अगर हमने पार्शियल हिस्टेक्टोमी किया है या टोटल हिस्टेक्टोमी किया है, ठीक है, तो हमारे पास में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने ओवेरी को भी निकाला है, ठीक है, तो ओवेरी में आपको पता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, तो अब इसकी वजह से हमारे पास में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, यानी कि जो हमारे पास में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये चीज जो है हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमोशनल एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन इन सम वुमेन, कुछ में जो है वो इमोशनली उसको लगता है कि अब मेरे शरीर का ऑर्गन चला गया है, या सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है अगर हमारे पास में मान लीजिए रेडिकल हिस्टेक्टोमी की है, रेडिकल हिस्टेक्टोमी की है तो जो हमारे पास में वेजाइना का जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी रिमूव किया है, तो उसकी वजह से क्या होता है? सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं मिलता। भाई वेजाइना अब हमारे पास में मान लीजिए जितनी भी हमारे पास में साइज की वेजाइना थे अब उसमें आधा पार्ट ही बचा है, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये जो है वो हमारे पास में डिसएडवांटेज है। फटाफट जो है वो इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो हमने कर ही ली है, और ऑलरेडी जो है वो फाइनल कंक्लूजन करके इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। लास्ट स्लाइड है, डोंट वरी, ये मत देखो कि बार बार हम जो है वो इस चीज़ को कर रहे हैं, तो फटाफट जो है इस चीज़ को लेते हैं। क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रोवाइड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, प्री इंट्रा पोस्ट सारी जो है वो केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्री में आपको पता ही है वही कंसेंट वगैरह लेना है, वही सारी चीज़ें आपको जो है वो सेव वगैरह क्लीन है, पार्ट प्रिपरेशन करना है, वाइटल साइन चेक करना है, हिस्ट्री टेकिंग, वो सारी चीज़ें। इंट्रा में आपको पता ही है ड्यूरिंग जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो देखनी है, जो भी वाइटल्स वगैरह वो सारी चीज़ें। पोस्ट ऑप में आपको इमीडिएट लेट जो भी लेटर साइन होते हैं उन सबको जो है वो देखना है, क्लियर है। एंड इमोशनल सपोर्ट भी जो है उसको प्रोवाइड करना है, डिस्चार्ज के टाइम पे क्या एजुकेशन देनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए जो है वो मॉनिटर करना है, तो इसमें हमें जो है वो हाइपोवोलेमिया वो कंडीशन हो गई, या और भी कोई डीवीटी वगैरह जो है उस चीज़ को जो है वो मॉनिटर करना है।
एंड एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, जितना जल्दी हो सके उसको मूवमेंट करवाना है, अदरवाइज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट, प्रोमोट साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, यानी कि उसको जो है वो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट के तरीके से जो है उसको बताना है किस तरीके से जो है वो पूरा साइकोलॉजिकली जो है वो सेटिस्फाई हो जाए उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी से रिगार्डिंग। भाई जैसे मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब टोटल हिस्टेक्टोमी की है, तो उसको ये समझाएंगे कि देखो इसमें जो है वो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, प्रेग्नेंट आप नहीं हो पाओगे, तो वैसे भी फैमिली कंप्लीट होने के बाद ही हम हिस्टेक्टोमी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। और अगर मान के चलिए किसी का रेडिकल हिस्टेक्टोमी किया है, तो भी उसको बताओगे कि देखो जिंदा रहने के लिए ये चीज़ें जो है वो जरूरी थी, वो चीज़ की गई। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उसको कंप्लीट फुल्ली जो है वो सेटिस्फेक्शन हम जो है वो देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टीच साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन बिफोर डिस्चार्ज। जो भी हमारे पास में इन्फेक्शन के साइन है वो सारों के बारे में जो हो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसको बताएंगे कि जहाँ पे हमारे पास में कहीं से भी कोई भी जो है वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, या जहाँ इंसिजन साइट है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी पस फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं से फाउल स्मेलिंग आ रही है, या कुछ भी चीज़ें अगर आपको लग रहा है, तो आप इमीडिएटली जो है वो हॉस्पिटल में आएंगे। जो भी फॉलोअप का टाइम दिया गया है उस फॉलोअप पे जो है वो आप हॉस्पिटल के अंदर आएंगे। तो जो भी हमारे पास में इन्फेक्शन के साइन हैं उनको जो है वो बताएंगे, एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बारे में भी जो है वो उसको डिटेल से जो है वो अच्छी तरीके से बताएंगे, फिर ही जो है उसको डिस्चार्ज करना है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में क्लास हिस्टेक्टोमी की जो है वो फिनिश होती है। आई होप क्लास लेके आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट जो आपके मन में अब तक थे, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होगी। और जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है ऑलरेडी जो हो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको इमेज बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम दे के पूछा जा सकता है। आजकल क्रॉस चेक वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, इसको इससे मिलान कीजिए, इसको इससे मिलान कीजिए, तो आपके पास में चारों यहाँ पे जो है वो हिस्टेक्टोमी दे दी जाएगी और इधर इनका एक्सप्लेनेशन आगे पीछे दे दिया जाएगा, और फिर बता दिया जाएगा कि आप इनको जो है वो मिलान कीजिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आजकल एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो वही कहते हैं कि तू घाट घाट तो मैं पात पात, तू डाल डाल तो मैं पात पात। जैसे जैसे एग्जामिनर अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, हम भी ये चाहते हैं कि हम भी हमारा जो है वो स्टैंडर्ड बताएं, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से पूछे, हम इसको जो है वो कंप्लीट करके आएँ। और कहते हैं ना कि पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, और जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। क्योंकि कोई भी टॉपिक, मैं कहता हूँ एक टॉपिक को जो है वो आप 2 घंटे में नहीं, 3 घंटे में पढ़िए, 4 घंटे में पढ़िए, लेकिन उस टॉपिक को तो आपको इस तरीके से क्लियर करना है कि इन फ्यूचर में कहीं से कोई सा भी जो है वो क्वेश्चन आ जाए, वो हमारे पास में उस टॉपिक से जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। एक बार जो चीज कर दी गलती, एक बार जो गलती आपने कर दी, उसको दोबारा इन फ्यूचर में किसी भी तरीके से नहीं करना। और यही एक समझदार इंसान की जो है वो कहानी होती है। जैसे टाइप ऑफ लर्निंग की मैंने क्लास ली थी, तो हम लर्निंग अलग अलग तरीके से कैसे कैसे करते हैं वो चीज़ आपको बताइए कि कैसे कैसे हम सीखते हैं। तो गलती करके भी हम सीखते हैं, तो उसी तरीके से कोई गलती आपको नहीं करनी है, अच्छे तरीके से जो हो स्टडी करनी है, अपने सपनों को साकार करना है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास से जो है वो अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।